डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। फिर उसमें एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था हमने, जिसमें एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन हो गई थी। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, आयोनाइजेशन एनर्जी को, एटॉमिक रेडियस को, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। केमिकल कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, इससे पहले ज़रा हम केमिकल चेंज की वजाहत करें कि व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज हम कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स में या एटमों के, अगर एटम हो तो वो तो इंडिविजुअल एटम होगा, नो बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स के पुराने बॉन्ड्स ख़त्म होंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो जब पुराने बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं, नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की या उस सब्सटेंस की जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। मतलब रिएक्शन से पहले क्या प्रॉपर्टीज़ थी और रिएक्शन के बाद क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। रिएक्शन से पहले उसकी क्या कंपोजिशन थी और रिएक्शन के बाद उसकी क्या कंपोजिशन होगी। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी असर पड़ जाता है। जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका फिजिकल स्टेट वही रहे या चेंज ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन से पहले गैस स्टेट में था और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद, ज़रूरी नहीं है कि वो गैस ही में हो। पॉसिबल है कि गैस में आ जाए, लेकिन पॉसिबल ये भी है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या वो कन्वर्ट हो जाए सॉलिड स्टेट में। डियर स्टूडेंट्स, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स आपको याद हुए होंगे उनके एटॉमिक नंबर समेत प्लस एटॉमिक मासेस समेत। सोडियम पीरियड थर्ड का पहला मेंबर है, उसके बाद मैग्नीशियम सेकंड मेंबर है, थर्ड एल्यूमिनियम है, फोर्थ पोजीशन पर सिलिकॉन है, फिफ्थ पोजीशन पर फास्फोरस है, सिक्स्थ पर सल्फर है, सेवंथ पर क्लोरीन है, और आखिर में हमारे पास आर्गन एलिमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इस बात की वजाहत करेंगे, या मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि ये सब्सटेंस बॉन्ड बनाएगा, स्लो बनाएगा, तेज़ बनाएगा, किस किस्म के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन आर्गन की केस में ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है और हम कहते हैं कि एटम्स ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ज़रा अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। आज के टॉपिक में जो रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के, वो हम वाटर के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। डियर स्टूडेंट्स, पहले रिएक्शन की तरफ जाते हैं। पहला रिएक्शन जो है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स का, रिएक्शन विद वाटर। मतलब कि पीरियड थर्ड का हर एक मेंबर एक्सेप्ट आर्गन वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट क्या बन जाता है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, सोडियम अंडरगोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन with cold water producing hydrogen and colorless solution of sodium hydroxide. Dear students, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है कि रिएक्शन होने के बाद वो सिस्टम जो है वो गर्म हो जाए। जैसे आसान एग्जाम्पल, हमारे घरों में किचन में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब सुई गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है और वही हीट हम कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। बाज़ रिएक्शन ऐसे होंगे कि जो कंप्लीट होने के बाद ठंडे हो जाते हैं, वो सिस्टम जो है वो ठंडा हो जाता है। मतलब उसने एनवायरनमेंट से एनर्जी गेन की, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो मतलब उसने एनवायरनमेंट को एनर्जी दे दी। अब अगर वो एनर्जी जो रिलीज हुई है, अगर वो एनर्जी हमारे हाथों की थर्मल एनर्जी से ज़्यादा हो तो हमें वो चीज़ गर्म महसूस होगी। लेकिन
अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उसकी एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो मौजूद है उस सिस्टम में, अगर वो हमारे हाथों से कम हो थर्मल एनर्जी, तो वो कंटेनर जो होगा या वो सिस्टम जो होगा वो हमें ठंडा महसूस होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के दौरान जब सोडियम एलिमेंट मेटेलिक फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा हमारे पास और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस अपवर्ड एरो का ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स के ड्यूरिंग द रिएक्शन जो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो गई है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की गई है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, उसका कोई कलर नहीं होगा। जैसे वाटर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कलरलेस, इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कलरलेस होगा। डियर स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बेस भी कहते हैं और अल्कली भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दिस इज नोन एज बेस और इट इज नोन एज अल्कली। डियर स्टूडेंट्स, बेस का डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस कंसेप्ट कि bases are those chemical species which produces hydroxyl in water। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर में डिसोल्यूशन के बाद हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ साथ अल्कली की भी बात की गई है। मैंने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया कि अल्कली और बेस दोनों एक ही चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी समझ के लिए, आसानी के लिए, बेस को हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम बेसिस भी कह सकते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम अल्कलीज भी कह सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में कि वो बेसिस जो ऑर्गेनिक इन नेचर है, वाटर इनसॉल्युबल होंगे, उनको हम ओनली बेसिस कहते हैं, लेकिन वो बेसिस जो इनऑर्गेनिक इन नेचर है और वाटर सॉल्युबल है, उनको हम अल्कलीज भी कह सकते हैं। इसलिए एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज। मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स के वो सारे इनऑर्गेनिक बेसिस जो है उनको हम अल्कलीज भी कह सकते हैं और ऑर्गेनिक बेसिस जो है दे आर ओनली बेसिस। नेक्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पीरियड थर्ड में जो मौजूद है दैट इज मैग्नीशियम एलिमेंट। मैग्नीशियम के बारे में आपकी किताब में बात की गई है डियर स्टूडेंट्स मैग्नीशियम के रिएक्शन के बारे में कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स स्लोली विद कोल्ड वाटर बट बर्न्स इन स्टीम। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन स्लो शो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए या रिएक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयर होना या इलेक्ट्रॉन का एक एटम से जाना और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। इस केस में आपकी आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में उसको वो एनर्जी नहीं मिल पाती जिससे इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्सीडाइज हो और वो रिएक्शन कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कहा गया है कि अ वेरी क्लीन कॉइल ऑफ मैग्नीशियम ड्रॉप्ड इनटू कोल्ड वाटर इवेंचुअली गेट्स कवर्ड विद स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ही हम मैग्नीशियम एलिमेंट को पानी में मिक्स करते हैं या पानी में डालते हैं तो मैग्नीशियम की सरफेस पर रिएक्शन हो जाएगा। मैग्नीशियम एलिमेंट के सरफेस पर रिएक्शन हो जाएगा और उस रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जिसका केमिकल फार्मूला होगा MgOH2 और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब वो हाइड्रोजन गैस जो है उस मैग्नीशियम के पीस को या उस मैग्नीशियम के छोटे से टुकड़े को अपने साथ सरफेस पर लेकर आ जाएगा जिसकी वजह से मैग्नीशियम सरफेस पर आ जाएगा और which floats it to the surface. Magnesium hydroxide is formed as a very thin layer on the surface of magnesium which tends to stop further reaction. Dear students, magnesium जैसे ही पानी में आ जाता है तो magnesium की surface पर magnesium hydroxide की एक layer बन जाएगी जो कि उस reaction को आगे proceed करने से रोकेगा। Students, observe कर सकते हैं आप कि मैग्नीशियम का 1 मोल वाटर के 2 मोल्स के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल हमें दे देगा और उसके दौरान उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात
लाजमी याद रखनी है और ये लाजमी है आप सब पर के पेपर अटेम्प्ट करते हुए जब आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो केमिकल रिएक्शन को आपने बैलेंस लिखना है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हमने डिस्कस किया मैग्नीशियम का वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ। दूसरा जो रिएक्शन है वो स्टीम के साथ है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम वाटर को हीट दे देते हैं तो वो लिक्विड स्टेट से वेपर्स में चला जाएगा, उन वेपर्स की एनर्जी कम होगी। अगर हम उन वेपर्स को और भी हीट दें तो वो फाइनली वो तो होंगे ही वेपर्स में, लेकिन उन वेपर्स की एनर्जी इंतहाई ज़्यादा होगी, थर्मल एनर्जी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट इज स्टीम। मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स के आम वेपर्स और स्टीम के वेपर्स की थर्मल एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। अब मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम विद इट्स टिपिकल वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम की जब बर्निंग होगी स्टीम के साथ तो जो फ्लेम का कलर होगा वो वाइट होगा। टिपिकल का मतलब है स्पेसिफिकली। टू प्रोड्यूस व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसका रिएक्शन हम लिख लेते हैं, कैसे होगा रिएक्शन? मैग्नीशियम प्लस H2O स्टीम, H2O रिप्रेजेंट स्टीम, MgO प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि रिलीज हो जाएगी उसके साथ। डियर स्टूडेंट्स, दोनों की रिएक्शन में क्या फ़र्क है? दोनों की रिएक्शन में फ़र्क ये है कि दोनों केसेस में हमारे पास प्रोडक्ट्स जो होंगे डिफरेंट आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल का जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्या होगा? एल्यूमिनियम पाउडर व्हेन हीटेड इन स्टीम प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, स्टीम वाटर के सुपर सेचुरेटेड वेपर्स होंगे, सुपर सेचुरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर थर्मल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो जब रिएक्शन में आ जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब स्टीम के साथ रिएक्शन में आएगा स्टूडेंट्स तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और उसके साथ साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम का रिएक्शन दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में थोड़ा सा स्लो होगा, इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम एलिमेंट के जो टुकड़े हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाने हैं उनकी सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर पहले से बनी हुई होती है और ड्यूरिंग द रिएक्शन और भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाता है सरफेस पर, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन स्लो होगा। ज़रा देखते हैं कि आपकी किताब के मुताबिक क्या अल्फाज लिखे गए हैं कि रिएक्शन इज़ रिलेटिवली स्लो बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर on the metal and build up of even more oxide during the reaction. Chemical reaction है dear students, 2 moles of aluminum reacts with 3 moles of water and 1 mole of aluminum oxide and 3 moles of hydrogen gases are released. नेक्स्ट मेंबर जो है डियर स्टूडेंट्स सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बारे में कहते हैं कि सिलिकॉन एट रेड हीट रिएक्शन शो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज डायमंड लाइक, एक जाल की शक्ल में सिलिकॉन के एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं। टेट्रावैलेंसी हम कहते हैं कि एक सिलिकॉन का एटम 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करेगा अगले 4 सिलिकॉन एटमों के साथ बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पर रेड हीट का मतलब ये है कि जब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम आयरन को हीट देते जाएं और हीट उस वक्त हम देते जाएं जब तक आयरन जो है ये रेड लाइट रिलीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनेगा सिलिकॉन और स्टीम का, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेक्स्ट मेंबर हमारे पास पीरियड थर्ड का क्लोरीन है। डियर स्टूडेंट्स, पीरियड थर्ड में क्लोरीन से पहले सल्फर आएगा और सल्फर से पहले फास्फोरस आएगा। इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम के बाद हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस के बाद सल्फर और सल्फर के बाद हमारे पास क्लोरीन है। लेकिन फास्फोरस और सल्फर के रिएक्शंस नहीं है, इसलिए क्योंकि बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर वो पानी में सॉल्युबल हो सकते थे तब उनका रिएक्शन पॉसिबल था। फास्फोरस वाटर के साथ रिएक्शन शो कर लेता है, लेकिन वो डिस्कशन जो है वो आपकी स्कोप पर नहीं है।
इसलिए हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स। वन ऑफ द टाइप इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे ये वाला रिएक्शन है। इसमें आप ऑब्जर्व करें कि इसमें प्रोडक्ट जो है ये दोबारा हमें रिएक्टेंट्स नहीं देंगे, और रिवर्सिबल रिएक्शंस वो हैं जिसमें प्रोडक्ट्स मिलकर दोबारा रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स मिलकर हमें प्रोडक्ट्स देंगे। ऐसी रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्लोरीन और वाटर का जब डिसोल्यूशन हो जाएगी तो सोल्यूशन का कलर ग्रीन आएगा, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दो, जिसमें से एक HCl होगा जिनको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे या हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने HCl के लिए दो टर्मिनोलॉजीज यूज की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब HCl पानी में डिजॉल्व हो जाएगा या जब उसमें वाटर के वेपर्स होंगे तब उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। लेकिन अगर उसमें वाटर के वेपर्स नहीं हैं, ओनली HCl है, फिर उसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। और आगे जाकर कोर्स में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि HCl को ड्राई HCl कहा गया है। ड्राई HCl मीन्स नो वाटर वेपर्स। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन और वाटर का, HCl और हाइपोक्लोरस एसिड, HCl और हाइपोक्लोरस एसिड। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर अगर हम बात करें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है 1-। ठीक है स्टूडेंट्स, 1- is the oxidation state of chlorine in this case. In which case? In case of HCl. But in case of hydrochloric acid, the oxidation state of chlorine is 1+. Observe करें डियर स्टूडेंट्स, HCl में 1- और HOCl में 1+। HOCl जो है ये in the presence of sunlight, hypochlorous acid slowly decompose होता जाएगा और ये और HCl और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्शन 2 moles of HOCl, 2 moles of HCl और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो 2 moles of chlorine reacts with 2 moles of water and the product is 4 moles of हाइड्रोजन क्लोराइड, या अगर इसके साथ वाटर वेपर्स मौजूद हैं तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन होगी। डियर स्टूडेंट्स, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स का जो रिएक्शन है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो हम ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल के साथ या ऑक्सीजन के साथ डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, पहले पीरियड थर्ड का जो मेंबर है दैट इज सोडियम। सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होगा देखते हैं। सोडियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद येलो फ्लेम। जब सोडियम की बर्निंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो फ्लेम का कलर जो होगा वो येलो होगा। टू प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, सोडियम के जो अब ऑक्साइड्स बनेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पर, तो दो किस्म के ऑक्साइड्स बनेंगे, जिसमें से एक पर ऑक्साइड होगा और दूसरा नॉर्मल ऑक्साइड होगा। ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड्स होंगे वो ऑक्साइड्स जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव हो, 2 नेगेटिव हो तो वो नॉर्मल ऑक्साइड कहलाएगा, और जिसमें 1 नेगेटिव हो तो फिर उसको हम पर ऑक्साइड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपकी समझ के लिए मैं वाटर को और हाइड्रोजन परऑक्साइड को एज एन एग्जांपल ले रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर एंड दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो परऑक्साइड में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ऑक्सीजन की केस में डिफरेंस नहीं होगा। मतलब कि अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव देंगे तो 1 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन नेगेटिव की बात तो खत्म हो जाएगी। तो परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन पर 1 हाइड्रोजन की वजह से 1 नेगेटिव और दूसरे हाइड्रोजन की वजह से 2 नेगेटिव हो जाएगा। टोटल 2 नेगेटिव्स होंगे। टोटल हमारे पास 2 ऑक्सीजन हैं तो 2/2 =
1। तो इस केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा पर ऑक्साइड की केस में दैट इज 1 नेगेटिव एंड नॉर्मल ऑक्साइड की केस में दैट इज 2 नेगेटिव। प्रोडक्ट बनेगा जब 4 मोल ऑफ सोडियम रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो उससे हमारे पास सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। और दूसरे तरफ रेड में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वही सोडियम है, वही ऑक्सीजन है और हमारे पास परऑक्साइड बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला रिएक्शन, मैग्नीशियम बर्न्स इन oxygen with an intense flame to give white solid magnesium oxide। Dear students, ये बात आप याद रखें कि नॉर्मली मेजॉरिटी केसेस की हम बात नहीं करेंगे, नॉर्मली मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे वो कलरलेस होंगे। अब हमने कलर को ऑब्जर्व करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाना है या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ हमने जाना है। कंपैरेटिवली कंपैरिजन हम करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम आयन को। अगर सोडियम पर 1+ चार्ज आएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p6 पर ख़त्म होगी। अगर मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज आएगा तो फिर मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2p6। इट मीन्स के देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं होगी, देयर विल बी नो कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो फ्लेम का कलर वाइट होगा, इंटेंस होगा, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा सॉलिड स्टेट में उसका कलर वाइट होगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रिएक्शन के 2 moles ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोडक्ट इज 2 moles ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फार्मूला यूनिट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में हम फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज नहीं करते डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम मॉलिक्यूल का वर्ड यूज करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, स्पेशली आयोनिक सब्सटेंसेस के केस में हमने फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज़ करना है। अगर कोवेलेंट सब्सटेंस हो जिसमें कोई कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज ना हो तो फिर डेफिनेटली हमने वहाँ पर मॉलिक्यूल का वर्ड यूज़ करना है। तो आयोनिक कंपाउंड के केस में फार्मूला यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेंबर पीरियड थर्ड का है एल्यूमिनियम विल बर्न इन ऑक्सीजन इफ इट इज पाउडर्ड। मतलब ये है कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन जो होगा अगर पाउडर्ड फॉर्म में हो तब इसकी बर्निंग होगी, लेकिन अगर एक बड़े लंप या एक बड़े टुकड़े या पीस हम कह सकते हैं या एक बड़े हिस्से की फॉर्म में होगा तो फिर उसका रिएक्शन होगा लेकिन इंतहाई स्लो होगा। उसका रीज़न बताया गया है डियर स्टूडेंट्स। If it is powdered, otherwise the strong oxide layer on aluminum tends to inhibit the reaction। जैसे लास्ट रिएक्शन में हमने बात की थी ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ वाटर एंड एल्यूमिनियम कि ऑक्साइड की लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम की सरफेस पर, जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट्स होंगे वो एल्यूमिनियम मेटल तक अप्रोच नहीं कर सकते, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो जब उस तक नहीं पहुँच सकते रिएक्शन के लिए तो फिर तो रिएक्शन नहीं होगा। वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि टेंड्स टू स्टॉप। टेंड कोशिश करना, रिएक्शन को रोकने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? ऑक्साइड का लेयर करेगा। प्रोडक्ट है हमारे पास इफ वी स्प्रिंकल, जैसे हम नमक किसी सलाद पे या किसी और खुराक की चीज पे छिड़कते हैं उसको स्प्रिंकलिंग कहते हैं। इफ वी स्प्रिंकल एल्यूमिनियम पाउडर into a Bunsen flame, white sparkles उसको हम कैसे, स्पार्कल का असल मतलब है शाइन। जब हम एल्यूमिनियम को बंसन फ्लेम पर छिड़कते हैं तो प्रोडक्ट तो बनता जाएगा लेकिन उसके साथ साथ स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होगी, शाइन प्रोड्यूस होगी। प्रोडक्ट क्या होगा? वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोर्ड पर है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें से 4 मोल और 3 मोल ऑक्सीजन, वही 4 मोल और 6 मोल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 6 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स हैं। यहाँ पर 4 मोल एल्यूमिनियम एटम्स हैं। प्रोडक्ट में अब आप चेक करें कि यहाँ पर भी 4 मोल मौजूद है और ऑक्सीजन की केस में भी 6 मोल्स एटम्स मौजूद हैं। नेक्स्ट जब रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, that is silicon will burn in oxygen
if heated strongly enough to produce SiO2 silicon dioxide. सिलिकॉन की केस में जो एक्सप्लेनेशन थी, जो डिस्कस किया था हमने कुछ देर पहले, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अप्लाई होगी, क्योंकि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हायर एनर्जी कंडीशंस में सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। फास्फोरस की बात की गई है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पीरियड थर्ड का अगला मेंबर जो है दैट इज फास्फोरस। फास्फोरस, वाइट फास्फोरस की बात की गई है। फास्फोरस को वाइट फास्फोरस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर दिया गया है। वाइट फास्फोरस इतना रिएक्टिव है डियर स्टूडेंट्स कि ये जैसे ही हवा के साथ कांटेक्ट में आ जाता है इसकी बर्निंग शुरू हो जाएगी। क्यों शुरू हो जाएगी इसकी बर्निंग? क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स बन गए हैं उनमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। एंगल स्ट्रेन बॉन्ड बनते हुए जब एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वही रिपल्शन की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल कंडीशंस में वायलेंट रिएक्शन करता है, बहुत तेज रिएक्शन करेगा। वाइट फास्फोरस कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर। स्पॉन्टेनियसली का मतलब ये है कि जिसको हम बाहर से मदद ना दें, मतलब हम हीट या कैटलिस्ट वगैरह यूज़ ना करें, ये खुद ब खुद एयर के साथ रिएक्शन करता जाएगा। होगा क्या? बर्निंग विद वाइट फ्लेम। फास्फोरस का फ्लेम कलर क्या होगा? वाइट होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने हर एक एलिमेंट के साथ जो आपकी किताब में दिए गए हैं, हर एक एलिमेंट के साथ उनकी फ्लेम कलर्स को याद करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं और ईटा में आपके लिए, अगर कोई स्टूडेंट ईटा को के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम उसको किताब में एक डॉट तक नहीं छोड़नी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें स्टूडेंट। P4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा हमारे पास P4O6 बनेगा, और जो दूसरा रिएक्शन है उसमें P4O10 बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, दो किस्म के ऑक्साइड्स बनेंगे फास्फोरस के। फर्स्ट केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ होगा और दूसरी केस में 5+ होगा। कैसे? ऑब्जर्व करें। डियर स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हैं कि देयर आर 6 ऑक्सीजन एटम्स। 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने ये सीखा था, रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पर 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव। 2 × 6 इज इक्वल टू 12। 12 आएगा आंसर। अब 12 को 4 पर डिवाइड करें। फास्फोरस में एटमों की तादाद 4 है, तो 4 पर डिवाइड करने से आंसर हमारे पास 3 आएगा। दैट 3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। While in the next case there are 10 oxygen atoms. 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 10 × 2 is equal to 20. 20 divided by 4 is equal to 5. तो इस केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगा और इस केस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। डियर स्टूडेंट्स, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के रिएक्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे। पीरियड थर्ड एलिमेंट्स का अगला रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ पीरियड थर्ड इज सोडियम। सोडियम बर्न्स इन क्लोरीन विद अ ब्राइट ऑरेंज फ्लेम। क्लोरीन इन्वायरमेंट में जब सोडियम की बर्निंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन्वायरमेंट, तो फ्लेम कलर जो होगा ऑरेंज फ्लेम होगा। प्रोडक्ट जब बनेगा सोडियम क्लोराइड का प्रोडक्ट बनेगा, और सोडियम क्लोराइड का कलर आप सबको पता है, आम खुर्दनी नमक टेबल सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसका कलर वाइट होगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि व्हेन 2 moles ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद 1 mole ऑफ क्लोरीन गैस, द प्रोडक्ट इज 2 moles ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन इसी तरह, मैग्नीशियम बर्न्स विद इट्स यूजुअल इंटेंस वाइट फ्लेम टू गिव वाइट मैग्नीशियम क्लोराइड। फ्लेम जो होगा इंटेंस होगा, शदीद फ्लेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट वही मैग्नीशियम क्लोराइड का बनेगा। मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो सारे अपने रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स देंगे। इसी तरह सेकंड ग्रुप के मेंबर्स जो होंगे
रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स देंगे। रिस्पेक्टिव क्लोराइड का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम बेरिलियम की बात करेंगे बेरिलियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम की बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम की बात करेंगे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रोडक्ट आएगा हमारे पास। थर्ड एलिमेंट पीरियड थर्ड का जो है दैट इज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन बाय पासिंग ड्राई Cl2। ड्राई Cl2 या ड्राई क्लोरीन का मतलब ये है कि नो वाटर वेपर्स, ओनली Cl2 होगा क्या। और एल्यूमिनियम फॉयल हीटेड इन अ लॉन्ग ट्यूब, अगर हम एक बड़े से ट्यूब में एल्यूमिनियम लें, एल्यूमिनियम का फॉयल लें और उसको हम हीट करें, अब उस हीटेड एल्यूमिनियम से अगर हम क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे तो दोनों एल्यूमिनियम और क्लोरीन रिएक्शन करके हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कहा गया है कि पेल येलो। पेल येलो का मतलब है लाइट कलर येलो, अगर पेल ब्लू होगा तो लाइट ब्लू होगा। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ देर पहले आपसे ये बात डिस्कस की गई कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो ये लाजमी है आप पर कि आपने रिएक्शन बैलेंस लिखना है। इफ क्लोरीन इज पास्ड ओवर सिलिकॉन पाउडर, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन है सिलिकॉन का क्लोरीन के साथ। इफ क्लोरीन इज पास्ड ओवर सिलिकॉन पाउडर heated in a tube, it reacts to produce a colorless liquid silicon tetrachloride। Dear students, पाउडर एल्यूमिनियम क्यों यूज करना है हमने, पाउडर सिलिकॉन हमने क्यों यूज करना है, ये इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स पढ़े थे। उनमें से एक फैक्टर था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर किसी रिएक्टेंट का साइज बड़ा हो तो वो रिएक्शन तो करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन उसका रिएक्शन जो होगा थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन अगर हम उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, सरफेस एरिया बढ़ेगा, कंटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा रिएक्टेंट्स का, उसके साथ साथ उसकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए सिलिकॉन को हमने इन द फॉर्म ऑफ पाउडर यूज करना है। तो जब हम इन द फॉर्म ऑफ पाउडर यूज करेंगे तो सिलिकॉन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेंबर पीरियड थर्ड एलिमेंट्स का है डियर स्टूडेंट, दैट इज फास्फोरस। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है। फास्फोरस जब रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ क्या होगा, आइए देखते हैं। फास्फोरस बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ टू क्लोराइड्स PCl3 एंड PCl5। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में फास्फोरस और ऑक्सीजन के जब रिएक्शन हो रहा था तो दो किस्म के ऑक्साइड्स बन रहे थे, जिसमें से एक पहली केस में फास्फोरस के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 3 एंड नेक्स्ट केस में दैट इज 5। इसी तरह अगर PCl3 है तो फास्फोरस इज इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर PCl5 है तो फास्फोरस इज इन 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स रिएक्शंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि P4 जब 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो 4 मोल या 4 moles of phosphorus trichloride is formed, while in the case of 10 moles of chlorine, phosphorus के साथ 4 moles of phosphorus pentachlorides are formed। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास क्लोरीन का सल्फर के साथ, if a stream of chlorine is passed over some heated sulfur, it reacts to form or to produce an orange, कलर जो होगा लिक्विड का वो ऑरेंज होगा। फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग का मतलब है डियर स्टूडेंट जो तंग करे, जो हमें अच्छा ना लगे, बैड स्मेलिंग जिसको हम कह सकते हैं। लिक्विड प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम क्या होगा, केमिकल फार्मूला S2Cl2 है और नाम है उसका डाई सल्फर डाइक्लोराइड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2 moles of sulfur reacts with 1 mole of chlorine and the product is S2Cl2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पीरियड थर्ड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, जिसमें से हमने वाटर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन को डिस्कस किया। पीरियड थर्ड में हमारे पास 2 मेंबर्स रह गए हैं। कौन कौन से मेंबर, क्लोरीन और आर्गन। ये तो इलॉजिकल बात होगी
कि अगर हम क्लोरीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन डिस्कस करें। और सेम इज़ द केस विद आर्गन, क्योंकि आर्गन जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, रिएक्शन नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो एक और नया टॉपिक डिस्कस होगा पीरियड थर्ड एलिमेंट से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।